मुनि जी, इस समय हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आती है। इस शासन प्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिस पर अक्सर आप चर्चा करते रहते हैं। आप इन समस्याओं के समाधान में कुछ सटीक सार्थक खोज के देने का प्रयास पिछले 67-70 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। अभी आप लोक स्वराज शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, लोक स्वराज परिकल्पना की बात कर रहे हैं। ये लोक स्वराज से आपका क्या आशय है? देखिए, अभी दुनिया में दो प्रकार की शासन प्रणालियां काम कर रही हैं। एक को हम कहते हैं तानाशाही और एक को कहते हैं लोकतंत्र, क्योंकि राजतंत्र वगैरह तो सब खत्म हो गया करीब। इन दोनों के बीच में एक अंतर समझने की जरूरत है कि जो तानाशाही जिसको हम कहते हैं, तानाशाही में दो बातें एक साथ जुड़ी होती हैं। एक, व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, व्यक्ति को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है तानाशाही। और दूसरा कि संविधान तंत्र का गुलाम होता है। अगर तानाशाह व्यक्ति है तो व्यक्ति का गुलाम होता है, अगर तानाशाह ग्रुप है तो ग्रुप का गुलाम होता है, और तानाशाह अगर सिस्टम है तो सिस्टम का गुलाम होता है। तंत्र बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता, तंत्र का गुलाम होता है संविधान। संविधान को कभी स्वतंत्र छोड़ता ही नहीं है। इसको हम कहते हैं तानाशाही। लेकिन लोकतंत्र जहां जहां है अभी, ये वर्तमान लोकतंत्र में व्यक्ति को फंडामेंटल राइट तो प्राप्त है सब जगह, लेकिन कुछ आंशिक रूप से देशों में थोड़ा थोड़ा संविधान को स्वतंत्रता प्राप्त है, आंशिक, पूरी तो है ही नहीं कहीं भी। और कुछ ऐसे देश हैं, दक्षिण एशिया के देश, यहाँ पूरी तरह संविधान गुलाम है तंत्र का। तंत्र का आशय मेरा है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का समन्वित स्वरूप, यानी सिस्टम, तीनों। इसको मतलब सिस्टम, इसको आप चाहें तो राज्य कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं, जो करना चाहे। तो ये इन तीनों का गुलाम होता है संविधान। अब हम इसको एक प्रकार से लोकतंत्र को कह सकते हैं कि ये अर्ध तानाशाही है या लोकतंत्र है या क्या है। इसका एक सुधरा हुआ स्वरूप मैंने समझा। मैंने ये पाया कि बहुत प्राचीन समय में शायद ऐसी व्यवस्था थी लोक स्वराज्य की। तो उस लोक स्वराज्य की प्रणाली में लोकतंत्र में संशोधन हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति को फंडामेंटल राइट भी प्राप्त होंगे और संविधान भी स्वतंत्र होगा। ये दोनों बातें हो जाएंगी। इसको आप आदर्श लोकतंत्र भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं लोक स्वराज्य। तो लोक स्वराज्य में आपको दोनों बातें हो गई। तो पहली बात, लोक स्वराज्य में जो अनिवार्यता होनी चाहिए वो फंडामेंटल राइट तो है ही, लेकिन जो संविधान है वो तंत्र के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा या कोई भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये एक अनिवार्य शर्त है। दूसरा उसमें ये है कि जो तंत्र है वो लोक का मैनेजर है। लोक का मतलब मैनेजर, लोक का मैनेजर हुआ तंत्र। लोक से आपका क्या मतलब? लोक का मतलब समाज। अच्छा। तो एक तरह से तंत्र जो होगा वह लोक का मैनेजर होगा, शासक नहीं। लेकिन लोकतंत्र में तंत्र हमारा शासक है, मैनेजर नहीं। ये दो बातें उसमें अनिवार्य रूप से होंगी, और फिर उससे और जो लाभ होंगे वो तो फिर अलग से होंगे ही। इसका एक तीसरी बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि लोक स्वराज्य में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सहभागी लोकतंत्र। अर्थात नीचे की जो इकाइयां हैं वे अपने अधिकार ऊपर की इकाइयों को देंगी। ऊपर की इकाइयों को स्वतः ही सारे अधिकार नहीं मिल जाएंगे,
ये तीन अंतर में लोक स्वराज, परिवार, तो परिवार के अंतर्गत जितने व्यक्ति होंगे उन सबको जोड़ करके हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक समाज बनाएंगे। ये इन दोनों के बीच में अंतर होगा, लेकिन पूरे विश्व का एक समाज होगा, उसको हम कहते हैं लोक। अब प्रश्न है आपका स्वराज्य। तो स्वराज्य जो शब्द है, स्वराज्य से मेरा आशय सिर्फ इतना ही है कि अपनी इकाईगत व्यवस्था करने की स्वतंत्रता, ये होगा स्वराज्य। इकाईगत, ये इसको हम स्वराज्य कहेंगे। ग्राम स्वराज्य, तो गांव के लोग मिलकर अपनी जो व्यवस्था करते हैं इकाईगत, बाहर के लोगों से नहीं, उसको हम कहेंगे स्वराज्य। परिवार स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य, राष्ट्रीय स्वराज्य, ये सब स्वराज्य के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों के बीच में ये अंतर है। लोक स्वराज का मतलब यह पूरा देश, विद द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, विद द पीपल ऑफ इंडिया, वो हो गया लोक। वो हो गया लोक। हाँ, फॉर द पीपल स्वराज, एक तरह से। हाँ मुनि जी, लोक स्वराज, हम आप लोक स्वराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोक स्वराज को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ये व्यवस्था के स्तर पर व्यवहार में कैसे प्रयोग में आएगा? देखिए, व्यक्ति से लेकर समाज तक, जिसको समाज माने लोग कहते हैं, इसके बीच में कई सीढ़ियां मानी गई हैं। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, इस तरह से हम वहां तक जाते हैं। इसके बीच में हम ये कह सकते हैं कि भाई एक परिवार, ये पहली इकाई है। फिर परिवारों को मिलाकर के एक ग्राम एक इकाई बन जाएगी, और तीसरी इकाई हम लोग राष्ट्र को मानते हैं। बीच में चाहे तो हम बना भी सकते हैं और इकाई नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन तीसरी इकाई भी बनी हुई है, राष्ट्र रूपी इकाई। और चौथी इकाई हम मानते हैं विश्व, जो अभी मूर्त रूप नहीं लिया। तो ये चार तरह की हम इकाइयां मान रहे हैं, लेकिन बीच में भी इकाइयां हो सकती हैं, उससे हमको कोई आपत्ति मतलब नहीं। राज्य और जनपद हो सकते हैं, व्यवस्था, जिला, स्टेट हो सकते हैं, व्यवस्था के हिसाब से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ये जो इकाइयां हैं, इन सबको इकाईगत स्वतंत्रता तो हम मान रहे हैं लोक स्वराज्य। अर्थात परिवार मिलकर के अपना एक मुखिया चुनेगा, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक मुखिया चुनेंगे और मुखिया को अधिकार देंगे, मुखिया सारी व्यवस्था करेगा। एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि मुखिया जो आदेश देगा, वो आदेश परिवार के प्रत्येक सदस्य को मानना ही होगा। मुखिया हो गया शासक और व्यक्ति हो गया शासित। लेकिन जब परिवार बैठ करके निर्णय देगा तो मुखिया को मानना ही होगा, क्योंकि परिवार हो गया वहां शासक, मुखिया हो गया मैनेजर, तो परिवार हो गया लोग। इसी तरह से आप गांव को भी देख सकते हैं, इसी तरह आप एक राष्ट्रीय इकाई को भी देख सकते हैं, इसी तरह सीढ़ियों से आप ऊपर तक जा सकते हैं। ये सारा जो सिस्टम होगा, यह एक प्रकार का हमारी आंतरिक व्यवस्था के रूप में होगा। अर्थात जिस तरह से राष्ट्र के रूप में क्या होगा, तो राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्र सभा होगी, तो राष्ट्र सभा सारे काम देखेगी। परिवार सभा अपने अधिकार देगी ग्राम सभा को, व्यवस्था का तरीका। हाँ, ग्राम सभा को हम जितना अधिकार देंगे उतना ही ग्राम सभा यूटिलाइज करेगी। हम वापस भी ले सकते हैं अपने अधिकार, क्योंकि हम तो देने वाले हैं, तो ग्राम सभा को देंगे। ग्राम सभा जो होगी वो राष्ट्र सभा को देगी। अगर जिला सभा होगी तो जिला सभा, नहीं तो राष्ट्र सभा को देगी। तो ग्राम सभाएं राष्ट्र सभा को देगी। राष्ट्र सभा के ऊपर अभी कोई इकाई नहीं है। ये हो गया हमारा एक तरह से मतलब व्यवस्था, हमारी आंतरिक व्यवस्था। लेकिन
इनके अतिरिक्त हमारा जो तंत्र है वो तंत्र अलग होगा। ये तंत्र का भाग नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का भाग है, आंतरिक व्यवस्था। तंत्र जिसको हम कह रहे हैं, संविधान से जिसको बना रहे हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उसको भारत का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर के संविधान बनाएगा और उस संविधान से तंत्र चलेगा। और तंत्र को जो अधिकार दिया जाएगा वो संविधान देगा, ये इकाइयां नहीं देगी। अब ये दोनों के बीच में समझने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा और न्याय ये तंत्र की जिम्मेदारी है, दायित्व उसकी जिम्मेदारी है तंत्र की, वो इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। ये भी कर सकते हैं, परिवार भी सुरक्षा और न्याय दे सकता है, गांव भी दे सकता है, राष्ट्र भी दे सकता है, सब दे सकते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी तंत्र की होगी। ये दोनों के बीच में अंतर करने की जरूरत है। ये मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश किया कि ये तंत्र और व्यवस्था, हमारी आंतरिक व्यवस्था, सभाएं, इन दोनों के बीच में अंतर है। हमने मतलब यानी कि एक व्यक्ति ने मिलकर परिवार बनाया, हाँ, परिवारों ने मिलकर के ग्राम सभा बनाई, उसी को अस्तित्व दिया और उससे फिर अपनी शक्तियों को भी, जो काम कुछ व्यवस्था कर सकती हैं, वो उनको दिया और उन्होंने ही मिलकर के राष्ट्र सभा को बनाया। जी जी जी, और वही उसको अधिकार देंगे और वही उससे वापस भी लेंगे। जी जी जी, सुरक्षा और न्याय को छोड़कर, हाँ, सुरक्षा और न्याय ये परिवार का कर्तव्य है, लेकिन सुरक्षा और न्याय के मामले में भी जो तंत्र है वो तंत्र का दायित्व है, तंत्र का दायित्व। मुनि जी, लोक स्वराज को अभी आप बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, एक बार फिर ठीक से बताइए तो। देखिए, व्यक्ति के अधिकार तीन तरह के होते हैं, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, और तीनों के ऊपर तंत्र हावी हो गया है। लोक स्वराज्य में तीनों अलग अलग होंगे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी तंत्र देगा, उसका दायित्व होगा तंत्र का, उसको देना ही होगा। एक बात, संवैधानिक अधिकारों के मामले में सारी व्यवस्था एक सभाएं करेंगी, परिवार, गांव, जिला, राष्ट्र, जो भी है, ये सभाएं करेंगे संवैधानिक अधिकारों के मामले में। और जो सामाजिक जो अधिकार हैं वो भी यही सभाएं ही उसको डील करेंगी। लेकिन ये जो सभाएं हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। अर्थात कोई भी सभा किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकती है, बहिष्कृत कर सकती है। सभा मतलब ग्राम सभा, परिवार सभा, कोई भी सभा, हाँ, राष्ट्र सभा भी, आपका आशय यही रहेगा। राष्ट्र सभा भी जी किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकती है, जी जी, बहिष्कार कर सकती है जी। दंड देने का जो काम होगा उसको हम लोग कह रहे हैं तंत्र, सिस्टम। हाँ, तंत्र माने संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जिसको व्यक्ति समूह ने, लोक ने बनाया है, संवैधानिक व्यवस्था। जो लोक स्वराज्य है, ये लोक स्वराज्य दो भागों में बढ़ जाता है, तंत्र नहीं बांट रहा है। तंत्र जो माने जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दो भाग नहीं हुए हैं, लोकतंत्र में सब एक साथ है। लोक स्वराज्य में ये दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। मौलिक अधिकार की सुरक्षा का हम दायित्व तंत्र को दे रहे हैं, और संवैधानिक अधिकारों के सारे जो है ये सभाओं पर निर्भर है, परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र। ये जो सभाएं हैं, राष्ट्र सभाएं,
ये सारा काम करेंगी संवैधानिक मामलों में। ये दोनों के बीच में लोक स्वराज्य में ये दोनों अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। ये मैंने आपको बताया। मुनि जी, अभी तक जैसे राजतंत्र एक नाम एक व्यवस्था, तानाशाही एक नाम एक व्यवस्था, लोकतंत्र एक नाम एक व्यवस्था, आपके लोक स्वराज में दो व्यवस्थाओं का आभास हो रहा है, ये क्या है? देखिए, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिसको जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, उसको हम मान रहे हैं तंत्र, राज्य, शासन और संविधान वगैरह, वो सब वहां से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी है कि जो व्यक्ति की सहमति से चलती है। व्यक्ति अगर सहमत न हो तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तंत्र जो होता है, तंत्र का आदेश मानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। अगर वो तंत्र का आदेश नहीं मानता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था है हमारी, ग्राम सभा, परिवार सभा, इसका आदेश मानना आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। वो आपकी सहमति पर निर्भर करता है। आप अगर हाँ करते हैं तो मानिए, नहीं करते हैं मत मानिए। ये आप पर निर्भर करेगा। ये जो है, ये दूसरी व्यवस्था जो है, ये सहमति से चलती है। अगर आप इन दोनों को एक जगह कर देंगे तो वो एक प्रकार की तानाशाही हो जाएगी। सेना, पुलिस और न्याय, और उसी को आपने सारा बाजार दे दिया, सब काम उसी को दे दिया, सब सारा काम, तो फिर हम एक प्रकार के गुलाम हो गए। इसका मतलब तंत्र के पास सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, यही बात तो आपने कहा, यही इतना काम, इसके अतिरिक्त और कुछ शेष कार्य क्या? शेष कार्य नहीं, बाकी शेष कार्य जो है सभाएं करेंगी, परिवार सभा, ग्राम सभा और राष्ट्र सभा। हाँ, राष्ट्र सभा, ये सभाएं करेंगी बाकी सारा कार्य। और बाकी सारा जो कार्य होगा वो सबकी सहमति से होगा। इसीलिए उसको हम कह रहे हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अच्छा, सहभागी लोकतंत्र होगा, संसदीय लोकतंत्र नहीं। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। तो ये हम लोग मिलजुल करके चलाएंगे सभाओं को, और वो हमारे लिए बाध्यकारी होगा। ऊपर इसका मतलब ये हुआ कि तंत्र जो है, वो तंत्र हमें दंड दे सकता है, हमारे मौलिक अधिकार छीन सकता है तंत्र। सभाएं नहीं छीन सकती हमारी स्वीकृति के बिना। ये दोनों के बीच में अंतर है। और एक सबसे बड़ी बीमारी ये आई कि जब ये दोनों एकजुट हो गए तो हम ये देख रहे हैं लोकतंत्र में कि जो तंत्र है वो सुरक्षा और न्याय की चिंता ज्यादा नहीं कर रहा है। वो भूख की चिंता कर रहा है, लोगों को शिक्षा की चिंता कर रहा है। जो चिंता उसका दायित्व नहीं है, कर्तव्य है। दायित्व, रिस्पांसिबिलिटी या ड्यूटी क्या है? हाँ, दायित्व माने रिस्पांसिबिलिटी, ड्यूटी नहीं। तो जो तंत्र है वो रिस्पांसिबिलिटी के प्रति तो उतना जिम्मेदार गंभीर नहीं है। क्यों? क्योंकि तंत्र के लिए यह मजबूरी है कि वह लोकप्रिय हो, और तंत्र का दायित्व है लोकहित। तो इसलिए तंत्र वो कार्य करता है जो लोकप्रिय हो। हाँ, लोकप्रियता में लोकहित दब जाता है। हाँ, लोकहित दब जाता है जब दोनों को एक साथ आप कर देते हैं। अच्छा, और लोक स्वराज में नहीं, तो लोक स्वराज तो पूरा का पूरा अलग हो गया। हाँ। परिवार सभा, ग्राम सभा, राष्ट्र सभा, और वो उतना ही करेंगे जो नीचे वाली इकाइयां देंगी। नीचे वाली इकाइयां जब चाहे वापस ले सकती है, लेकिन तंत्र को नीचे वाली इकाइयां कुछ नहीं कर सकती है। तंत्र के लिए तंत्र का तो पूरा ढांचा ही अलग होगा, क्योंकि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ये तंत्र की जिम्मेदारी है, और संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था, सुरक्षा नहीं, व्यवस्था ये सभाओं की जिम्मेदारी है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग करना जरूरी है। ये
ये माने मेरा मत इस तरह से है।